बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उन्ना मलिक और आप है इस वक्त मेरे चैनल पे। होप सो सब ठीक होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को राहत खुशियां पहुंचा रहे होंगे। एपिसोड तश्तज़बाम की है आज किस्त नंबर 22। ये एक स्पेशल एपिसोड है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने एपिसोड कल रात ही तैयार कर ली थी, बस रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, इस वजह से नहीं दे पाई। और मुझे लगता है कि इस वजह से कुछ रीडर्स को लगा होगा कि मैंने ज़िद में एपिसोड नहीं दी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से यही कह रही हूँ ना कि मतलब जो सब्सक्राइब हैं वो 1K कर दें या फिर व्यू जो है इतने कर दें। तो वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब एक छोटी सी बात है, ये डिमांड नहीं है, वैसे मैंने टारगेट देती होती हूँ। ये मेरा एपिसोड से इसका नहीं है कि मैंने आप लोग नहीं देंगे तो मैंने एपिसोड नहीं देनी, ये जस्ट मैंने वैसे ही कहती हूँ। अभी मैं जिद पे नहीं आई हूँ, तो आप लोग अभी इसे नॉवल को एंजॉय करें। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे मैं अपना रोल अदा कर रही हूँ, वैसे ही आप लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। आप लोग किसी का लिखा या फिर मेरे अलावा आप लोग लाइफ में किसी दूसरे इंसान का कोई किया हुआ काम आप लोगों को अगर इंजॉयमेंट देता है, एंटरटेनमेंट देता है, अगर आपकी लाइफ में बेनिफिट देता है, कुछ भी करता है ना, तो आप पे भी कुछ फ़र्ज़ बनता होता है। वो एक कर्ज़ समझ लें कि जैसे कि लाइक हम लोग ज़कात करते हैं, ठीक है? ज़कात करते हैं। ये मैं अपने से ना कंपेयर करें, जिसमें एक छोटी-सी बात बता रही हूँ कि जैसे हम लोग ज़कात करते हैं, तो ये अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया हुआ है कि जो हम अल्लाह की राह में देते हैं वो हमें दुगना तिगना करके देता है वापस। वो ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने दे दिया तो वो हमें वापस नहीं मिलता। एक बार ये सोचिएगा कि अगर हम लोग किसी दरवाजे पे फ़कीर को 10 रुपए देते होते हैं, तो हमारे माल माल में एक नामहसूस तरीके से इज़ाफ़ा होता है। कभी गौर कीजिएगा। बस एक छोटी-सी बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम लोग लाइफ में किसी को कुछ देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं, तो दूसरे बंदे का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, उस पे कर्ज़ होता है। तो मेरा आप लोगों के पे कर्ज़ यही है कि आप लोग नॉवल पढ़ते होते हैं तो उसका रिव्यू लाज़मी दिया करें और लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। एंड जो 77% रीडर्स जो हैं बगैर सब्सक्राइब के पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे डैशबोर्ड पे यही शो हो रहा है कि 77%, ये तो मैंने 77 लिख दिया है ना, आई थिंक 79 हो चुका है, तो ये अनसब्सक्राइब है रीडर्स। तो आप लोग से गुजारिश है कि सब्सक्राइब का बटन दबा लें। बाकी आप लोग नॉवल एंजॉय करें। आज का एपिसोड पढ़ के बताइएगा कैसी लगी है, उम्मीद है पसंद आएगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तश्तज़वाम अस्कल मोमना मलिक किस नंबर 22। ये तो बहुत प्यारा ड्रेस है, पहले वाले से मिलता जुलता है पर ये ज्यादा खूबसूरत है। खाना में आप इसमें बहुत हसीन लगेंगी। नरमीन ड्रेस को सताइश से देखती अलबेला के पास आकर बोली, जो बस जरा भर मुस्कुराई। जबकि ड्रेस कितना अच्छा है अलबेला ने नजर डालने की जरूरत महसूस ना की थी। वो हाथों की मेहंदी सूखने का इंतजार कर रही थी, जो करना उलझन में मुबतला किए हुए था। दोनों हाथ और पांव मेहंदी से भर दिए गए थे। वो मना करती रही, लेकिन नरमीन ने जिस तरह इसरार किया तो अलबेला को मान न पड़ी, मगर बस छोटा मोटा सा डिजाइन डलवाने को मानी। मगर जब मेहंदी मुकम्मल हुई तो अलबेला को अपने हाथ पांव की असल रंगत गायब मिली। अजीब नक्शो निगार डाल दिए थे मेहंदी वाली ने। सफेद जिल्द मुकम्मल रंग दी गई थी। अगर ये हल्का फुल्का डिजाइन है तो वो क्या होगा जो उसने मना किया? अलबेला ने झरझरी लेकर सोचा था। आपको पसंद नहीं आया अपना ड्रेस? उसके ठंडे जवाब पर नरमीन ने पूछा। अरे नहीं नरमीन, बहुत खूबसूरत है। मैं बस ये मेहंदी ड्राई होने का इंतजार कर रही हूँ, बहुत इचिंग हो रही है, प्लीज जरा बाल इकट्ठे कर दो। उसके बाल सुबह ही धुले थे, इसलिए आजाद रखे, जो अब बार बार मुंह पे आकर तंग कर रहे थे। अलबेला को ज्यादा झुंझलाहट हुई तो कह दिया। नरमीन मुस्कुराकर उसके पीछे बैठकर बाल समेटने लगी। खाना में आपके बाल कितने लंबे और मुलायम हैं, क्या लगाती हैं इनमें?
वही हर उस लड़की वाला सवाल जिसने अलबेला के बाल देखे तो किया था। कुछ खास नहीं, एक स्पेशल ऑयल अम्मी बनाती हैं, तो तुम कल परसों याद दिलाना तो मैं पलवशा से तरकीब पूछकर तुम्हें बता दूंगी। अलबेला ने हाथों पर फूंक मारते कहा। अच्छा ठीक है, मैं याद दिला दूंगी। वैसे आपको पता है दिलदार लाला को लंबे बाल बहुत पसंद है। नरमीन की बात पर उसने आईब्रो उठाई। ओ अच्छा, तो फिर तुम्हारे लाला जी ने रखे क्यों नहीं लंबे बाल? उसने हंसकर सवाल किया। नहीं नहीं, आप गलत समझी, मेरा मतलब है दिलदार लाला को औरतों पर लंबे बाल पसंद हैं। ये तो और ताज्जुब खेज बात कर दी नरमीन ने। कितनी औरतों से वास्ता पड़ता है सरदार जी का? वो आधी नरमीन की जानिब घूम गई और आंखें छोटी करके पूछने लगी। नरमीन घबरा गई। खाना आप दोबारा गलत समझी, मेरे कहने का मतलब है लाला को अपनी माँ अम्मा के लंबे बाल बहुत पसंद थे। मैंने कई बार लाला को उनके बाल खुद संवारते देखा है। आप यकीन नहीं करेंगी, ताई अम्मा के बाल अभी भी बहुत प्यारे हैं। लगता नहीं कि एक बीमार खातून के इतने सेहतमंद बाल हो सकते हैं। वो बेला के तेवर से घबराकर वो भी बोल गई जो शायद नहीं बोलना चाहिए था। नरमीन क्या सच में सवेरा ताई हयात हैं? उसे लगा था कल जुलेखा बेगम ने झूठ कहा होगा, पर नरमीन के मुंह से भी सवेरा ताई का जिक्र सुनकर सुई अटक गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ताई अम्मा जिंदा हैं। आपको इल्म नहीं था क्या? वो बाल समेटकर उठती उसके सामने आकर सामान चेक करने लगी थी। नहीं, मुझे लगा शायद अहमद ताया की तरह वो भी। अलबेला से आगे ना बोला गया। नरमीन ने रुककर नजरें उठाई। खानम, आप ये अल्फाज भूल कर भी लाला के सामने ना कहिएगा। वो ताई अम्मा से बहुत प्यार करते हैं। इन अल्फाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरमीन ने तेजी से पास बैठकर दोनों हाथ थामकर समझाने के अंदाज में कहा, लेकिन उसके गैर मामूली लबो लहजे पर अलबेला चौंकी जरूर। वो है कहाँ? उसने पूछा। बीमार है इसलिए कमरे में ही रहती हैं। आपको मिलवाने लाला ले जाएंगे। हमें उनके कमरे में जाना मना है। नरमीन कहती उठ गई। आपकी मेहंदी सूख गई है, इसको धो ले। मैं पार्लर वाली को बुलाती हूँ, फूफो साईं के कमरे में छोड़ कर आई थी। वो कहकर कमरे से चली गई कि कहीं वो फिर कोई सवाल ना कर ले। अलबेला उलझी उलझी से वॉशरूम में आकर हाथ धोने लगी, जबकि ध्यान नरमीन की बातों से सवेरा खानम की तरफ लगा हुआ था, क्योंकि ये वो हस्ती थी जिसका जिक्र ज्यादा नहीं पर जितना सुना बेहतरीन अल्फाज में ही सुना था। हवेली में आने के बाद उसे जो चेहरे नजर आए, उनके बाद यही लगा शायद सवेरा ताई फौत हो चुकी हूँ। जिस तरह अहमद ताया की वफात की खबर 1 माह बाद किसी गैर के मुंह से सुनने को मिली थी, और बाबा को बड़ा दुख भी पहुंचा था। 10 मिनट बाद हाथ धोकर कमरे में आई, तब तक उसे तैयार करने वाली आ चुकी थी। वो जीन्स शर्ट वाली 3-4 लड़कियां थी। अलबेला ने हैरत से नरमीन को देखा। मिसेस दिलदार, आपके शौहर ने हमें हायर किया है, प्लीज बैठे ताकि हम अपना काम टाइम पे पूरा कर सकें। लड़की ने प्रोफेशनल अंदाज में बताते ड्रेसिंग टेबल के सामने जगह बताई। पूरा टेबल सामान से भरा हुआ था। लेकिन आप 4 हैं, वो तो एक लड़की थी, यहीं से बुलाई गई। नरमीन, तुमने यही कहा था मुझसे। अलबेला के सवाल पर नरमीन ने लबों को काटा। खानम, दरअसल ये अभी आधा घंटा पहले शहर से आई हैं आपको तैयार करने के लिए। दिलदार लाला ने भेजा है इनको। वो जल्दी से बोलकर चेहरा झुका गई, क्योंकि मेहंदी तो जैसे तैसे लगवा दी थी, पर ये मेकअप वाला सेशन शायद ही वो करवाने पर राजी हो, ऐसा उसके तेवर बताते थे। क्या मेरी बारात आ रही है जो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है मुझे? वो तीखे चतोन से बोली। हद ही कर दी सरदार जी ने, सामने तो आए, जरा बताती हूँ।
अलबेला खानम ये यहाँ की रस्म होती है जोड़े का निकाह जिस तरह भी हो, पर उसके बाद की तकरीब में लड़की को दुल्हन बनना पड़ता है। आसान लफ्जों में वलीमा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अलग मुकाम रखता है, क्योंकि तुम सिर्फ दुल्हन नहीं, एक सरदारनी भी बन रही हो। दरवाजे के फ्रेम में खड़ी आसफा बेगम ने मामूली खिजिश में भी जरा तफसील से बताकर खामोश करवा दिया। अलबेला इनकी तरफ बढ़ी तो हाथ दिखाकर रोक दिया गया। वहीं रुको और चुपचाप तैयार हो, मैं बस देखने आई थी, जुलेखा भाभी मसरूफ हैं इसलिए। वो दरिश्ते से बोली थी। वो दंग रह गई। फिर वो नरमीन को साथ लेकर चली गई। अलबेला आकर ड्रेसिंग के सामने बैठी तो लड़कियों ने अपना काम शुरू किया। मिसेस दिलदार, आपकी मेहंदी का रंग कितना तेज आया है। यकीनन आपके शौहर मिस्टर दिलदार खानजादा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लड़की की बात पर बाकी लड़कियों ने भी सर हिलाया। दकियानुसी बातों पर आप यकीन करती हैं मिस? अलबेला ने घूरा। हिना जी, लेकिन सब बातों पर नहीं, आपकी मेहंदी का रंग खुद बोल रहा है, मैंने अंदाजा नहीं लगाया। उनकी निगाहें सताइश ऐसी थी कि अलबेला अपने हाथ देखने पर आमादा हुई। इंतहाई तेज रंग आया था मेहंदी का। हालांकि नामियाती मेहंदी का रंग एक दो दिन से मिलता है और इतना भी तेज नहीं आता जितना कि इस वक्त अलबेला को अपने हाथों पैरों पर नजर आ रहा था। तभी अम्मी की बात भी याद आई। तुम्हारे बाबा मोहतरम की मोहब्बत का रंग बड़ा गहरा आता है। मैं हैरान रह जाती हूँ, नकम्मी से नकम्मी मेहंदी लगा लूं मगर तेज रंग ही छोड़ती है, 2 माह तक जाती नहीं। हाँ, बाबा की मोहब्बत अम्मी से बहुत थी। वो भी तो शुगल शुगल में कह दिया करती थी कि अम्मी, आपने मेरे भोले बाप को अपने पीछे लगाने के अच्छे बहाने लगाए होते हैं। अब ये क्या था? वो हैरान नहीं थी, परेशान थी। इस तरह की बातों पर यकीन न करने वाली सोच में पड़ चुकी थी। अगर दिलदार का नर्म मोहब्बत भरा सलूक सामने ना रखे तो मेहंदी को झुठला दे, पर जो लड़की पहले ही अजीब कैफियत का ज़ेर हो, वो क्या रखे और क्या गवाए। तहरीम बेगम ने जो 3 लड़कियां किराएदार रखी, वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थी। हॉस्टल में रहती थी, पर नामालूम किस वजह से निकाली गई तो किराए का मकान ढूंढती तहरीम बेगम की हमसाई तक पहुंची। उनके जरिए तहरीम बेगम तक आई। तहरीम बेगम ने उनकी जांच पड़ताल अपने मुताबिक करके किराए पर रख लिया। ऊपर वाला पोर्शन दिया था, लेकिन ऊपर किचन ना होने की वजह से खाना पीना नीचे ही होना था, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। वो लड़कियां एक दिन के 24 घंटे भी यहाँ ना गुजार पाई। कल सुबह आई थी और कल रात को निकाल दी गई। वजह क्या बनी? शरीफों के मोहल्ले में वो लड़कियां जब रात 9 बजे घर से कहीं जाने वाली थी, तब 3 लड़के बाइक्स पर आए और जोर जोर से हॉर्न मारकर सारा मोहल्ला बाहर निकाल लिया। किसी ने शिकायत की तो तीनों लड़कों ने बेचारे मोहल्लेदार को थप्पड़ों थपड़ी कर दिया। फिर जब उनके हमरा जाने को 3 लड़कियां जावेर खान के घर से बरामद हुई तो एक नया तमाशा लग गया। सारे मोहल्लेदारों ने एहतजाज किया। लड़के लड़की लड़कियों को वहीं घेर लिया गया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पंचायत लगा दी गई। लड़कियों से कहा सामान उठाकर निकल जाएं, तो वो ढीठ आगे से बोली, 1 माह का किराया दिया है और निकालने से कबल नोटिस देना पड़ता है। इस छूट पर तहरीम बेगम का बस चलता तो मुंह लाल कर छोड़ती इन चुगियों का। जबकि पलवशा ने माँ को जताती नजरों से ही देखा था कि देख लो, आपी ने कहा था मत रखो किराएदार। मामला जब किसी तरह से ना टला तो नामालूम किधर से 10-12 बंदे आकर बंदूकों की नोक पर उनको चुप करवाने में कामयाब हुए। महल्लेदारों को वापस भेज दिया गया कि 2 घंटे बाद वापस आना इनका फैसला सुनने। फिर जब 2 घंटे बाद वो लौटे तो देखा दिलदार खानजादा ने तमाम को चलता कर भी दिया और तमाम लोगों में यह ऐलान भी आम हुआ कि वो इस घर का दामाद प्लस जावेर खान का भतीजा है। आइंदा इस तरफ किसी की आंख ना उठे।
रातों रात मामला रफा दफा हुआ तो दिलदार पुलिस कार्रवाई को निकल गया और सुबह लौट कर आया। इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठा था, मुकाबिल तहरीन बेगम विराजमान थी। वो कुछ कह रहा था, मुसलसल इनहराफ के बावजूद। मैं नहीं आना चाहती, मेरा फैसला पत्थर पे लकीर है सरदार साईं। तहरीन बेगम ने सख्ती से दोबारा मना किया, पर शायद मुकाबिल बजिद था। मैं कब कह रहा हूँ आप वहाँ आकर रहें, बस इतना ही बोला है कि आज अपनी बेटी की रस्म में शिरकत कर लें। दिलदार ने सफाई दी। मेरी एक ही बेटी है, पलवशा, जो अंदर बैठी है, आपने देखा भी होगा उसे। कठोरपन की इंतहा थी। दिलदार ने अफसोस से गर्दन हिलाई। चची साईं, अलबिला खानम आपकी बेटी हैं। रिश्ते इस तरह धुल नहीं जाते। उनसे गलती हुई, पर आप माँ हैं। औलाद की गलती पर डांट सकती हैं, थप्पड़ लगा सकती हैं, लेकिन घर से निकाल देना सही था क्या? उसने अब की बार जवाब तलब किया, जो कई दिन का अफसोस अंदर भरा था कि अलबेला को घर से निकाल दिया गया। अगर वो ना आता तो वो लड़की किधर निकल जाती। मेरे घर में उन लोगों की कोई जगह नहीं जिनका वास्ता नंबल वालों से होगा। आपकी बीवी मेरी नहीं, अपने बाप की बेटी है, तभी हवेली जा बसी। मेरी होती तो अना परस्त होती। वो तनफ्फुर से भरी हुई थी। भूले मत, हवेली आपकी भी है। आप हमारी छोटी खानम की हैसियत रखती हैं। आपकी बेटी आज वहां की सरदारनी बन जाएगी। दिलदार खानजादा ने भी खुद को सख्त बोलने से रोका नहीं। मेरी बला से वो जो मर्जी बने, मेरा गर्ज नहीं उस लड़की से। और मैं छोटी खानम? वाह दिलदार बेटा, क्या खूब कही। आप 7-8 साल के थे ना जब सागर खान मुझे ब्याह के लाए। काफी कुछ याद होगा मेरे साथ जो जो बीतती थी। अगर नहीं तो शुरू करूं बताना। दिलदार की साफ कोई पर वो फट पड़ी। अंदर का गुबार निकाल कर रख दिया। वो शख्स कह कर पछताया। गुजरी बातें साथ लेकर चलेंगी तो आज और कल में कैसे सुकून पाएंगी आप? उसने नरमी से कहा। वही धीमा हो गया कि भड़कना बात बनने की बजाय बिगाड़ देगा। छोड़ दिया था मैंने, कुरेदने पर मजबूर आप लोगों ने किया है। हमारा दर्द नहीं बांटा, मजाक बनाया है आपने। ये जोड़े मैंने हाथ, खुदारत चले जाएं यहाँ से, दोबारा मत आइएगा। वो बोलने के साथ हाथ भी छोड़ गई। दिलदार को चुप होना पड़ा। जैसी आपकी मर्जी, मेरा फर्ज था आपको बताना, क्योंकि आप हक रखती हैं। लेकिन जब आप मानने को तैयार नहीं तो मैं मजीद अपनी बीवी की तजलील नहीं करवा सकता। चलता हूँ, पर आता रहूंगा। आप इनकार करेंगी तब भी मैं अपने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। वो उठकर उनके झुके सर पर नजर डालता निकल गया। तहरीन बेगम ने दुपट्टा मुंह पर रखकर सिसकियां दबा ली। अलबेला को तैयार कर दिया गया था। वो दुल्हन की तरह सजाई गई थी। दिलदार खानजादा की पसंद से खरीदा खूबसूरत जोड़ा। जब वो जेबतन करके ड्रेसिंग से बाहर निकली तो तैयार करने वालियों को लगा मेकअप करने का फायदा क्या होना। वो हसीन थी, पर जब दुल्हनों का लिबास पहना तो हसीन तरीन हो गई। पठानी तर्ज पर सुहागन का जोड़ा बनवाया था उसके सरदार जी ने, जिसके मल्टी शेड्स वाले खुले बाजू और ब्लड रेड बारीक मोतियों वाली बॉडी के नीचे स्किन रंग का सिल्क कपड़ा फ्लेयर्स में लगा हुआ था। फ्रॉक के नीचे ब्लड रेड लहंगा पहना था, साथ मल्टी खुस्सा और खानदानी जेवरात में लाल मोतियों का रानी हार, गले में खालिस सोने का सेट और माथा पट्टी थी। जब मेकअप के बाद उसे शीशे में देखने को कहा गया तो उससे अपना आप पहचानना मुश्किल हो गया। वो सादगी में रहने वाली खुद को दुल्हन के रूप में पाकर कई पल को सदमे की नजर हो गई। उसके इंतहाई लंबे बालों को ढीली चोटी की शक्ल देकर उनमें गुलाब के गजरों की लड़ियां पिरोई गई थी। बाल फ्रॉक के बॉर्डर को छू रहे थे। आछी रंग का रेशमी कामदार दुपट्टा सर पे अच्छे से टिकाया था।
हाथों में कुछ नहीं पहना था, वो खुद को आईने में छूती, दाएं बाएं घूमकर जायजा लेती, कुछ कहने को पलटी तो दहल ही गई। वो चारों लड़कियां सिरे से गायब थी, अगर कोई था तो वो थी, और उसका सरदार था। कमरे के बीचों बीच खड़ा, सीने पर हाथ बांधे, निहायत वारिफ्तगी से देख रहा था। अल्लाह जाने वो कब से आया हुआ था। अलबेला की हथेलियों से नमी फूटी। आप कब आए और बिना दस्तक क्यों आए अंदर? पता नहीं उसकी आंखों में क्या होता था जिससे अलबेला का एतमाद रफू चक्कर हो जाया करता। अब भी तो यही हुआ ना। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया। अलबेला ड्रेसिंग टेबल से लग गई। अपनी खानम को देखने के लिए बिना दस्तक कमरे में तो गया, वॉशरूम में भी घुसने का हक रखता हूँ। बिना लिहाज शर्म मुंह फट जवाब हाजिर था। सरदार जी प्लीज। उसकी बेबाक गोई शुरू होने से पहले ही उसने अपनी हथेली दिलदार के मुंह पर जमा दी और बेचारगी भरे अंदाज में बोली। लेकिन दिलदार ने ये मौका भी जाने नहीं दिया। उसकी इसी हथेली पर अपने लब पेवस्त कर दिए। अलबेला को करंट लगा, वो हाथ खींच गई। अगर मालूम होता आप इस जोड़े में ऐसी लगेंगी तो कभी इतने पैसे ना लगाता। वो अपनी जेब से कोई पैकेट निकालकर खोलते हुए फीके अंदाज में बोला। ऐसे से क्या मतलब आपका? क्या मैं बुरी लग रही हूँ? वो सच में हैरान हुई कि दिलदार ने ये क्यों कहा। सच कहूँ? उसने शोखी से देखकर तस्दीक वाले अंदाज में पूछा। उसका सर इस बात में हिला। सच कहा तो आप जज्बाती होकर मुझ पर पिल पड़ेंगी, इसलिए जाने दे खानम। वो उसके हाथ थामकर अपनी लाई वाइट गोल्ड चूड़ियां पहनाने लगा। तब तो जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आप जनाब पर गुस्सा करना है जो अभी तक आपने आने भी नहीं दिया। वो गहरा मुस्कुराकर गोया हुई, साथ ही अपने हाथों में सजती चूड़ियों को ना चाहते हुए पसंदीदा निगाहों से देखती रही। चुड़ैल लग रही हैं। जवाब फौरन आया। वो देखना चाहता था ये करती क्या है, जबकि अलबेला की आंखें फैल गई। ये लिबास आपने पहना तो अपनी कीमत गिवा दी इस मजलूम ने। वो कहकर दबा गया। हाथों की चूड़ियां मुकम्मल हुई तो दूसरा पैकेट खोलकर डिबिया निकाली, जिसमें पाजेब थी। मुझे गुस्सा आ रहा है, पर आप पर हाथ चलाने के लिए इतना काफी नहीं, और बोले ना। उसने भी उकसाया कि गुंजाइश ना बच जाए बाद में बदला लेने के लिए। यार, आप पहली लड़की हैं जो अपनी बुराई अपने शौहर के मुंह से दुल्हन बनकर सुनने की ख्वाह हैं। दिलदार ने कहते उसकी कमर में हाथ डालकर ड्रेसिंग पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गया। ये आप क्या करने लगे? ये क्या करने लगे आप? अलबेला के अल्फाज मुंह में दब गए जब वो उसके पैर खुद से समेत अपने एक घुटने पर रख कर उसका लहंगा ऊपर करके पाजेब पहनाने लगा। मेहंदी का रंग काफी तेज है, इसका मतलब जानती हैं आप? उसने सर उठाए बिना पाजेब की हुक बंद करते हुए सवाल किया, मगर अलबेला ने यूं जाहिर किया जैसे सुना ही ना हो। वो दोनों पाँव में पाजेब पहनाकर उठा। उसे सटता पाँव देखने के बाद नीचे उतारे बिना उसके इर्द गिर्द दोनों हाथ रख दिए और उस पर झुक आया। क्या चाहती हैं, सच बता दूं? काली चमकती आंखों से रोशनी फूटकर अलबेला को हिप्नोटाइज कर रही थी। गर्दन हिली नहीं, पर उसकी ग्रे आंखों ने अंदर का हाल बयान कर दिया। बहुत हसीन लग रही हैं। वो दिलकशी से मुस्कुरा कर कहता उसको सीने से लगा गया। अगर पता होता आप इस जोड़े को पहनकर इतनी हसीन लगेगी तो कभी ना खरीदता। अब मुझे डर रहेगा कि मेरी खानम को किसी की नजर ना लग जाए। काश आपको सबके सामने जाने से रोक सकता। अलबेला को सीने से लगाए वो उसमें अपने जज्बात उंडेल रहा था। वो चंद पल के लिए साकत और जामिद थी। दिलदार के हाथों की गुस्ताखी अपने कमर पर महसूस कर कांप सी गई।
पीछे होना चाहा तो वो और जज्बाती होने लगा। हाथ जो पहले दुपट्टे के ऊपर से रेंग रहे थे, अब दुपट्टे के अंदर घुसकर अपना हक मांगने लगे। आपकी मेहंदी का रंग हकीकी। वो बस इतना ही बोल सका क्योंकि अलबेला उसकी कमर पे अपने हाथ लपेटकर दोनों हाथों से चुटकियां भर ली। वो जल्दी से पीछे हटा। खाना में बदतमीजी की आपने। दिलदार ने घूरा पर वो कंधे अचका गई। ये सबक आपको याद रहना चाहिए। अब करीब आने की कोशिश की तो दांतों से काट लूंगी। सीधी उंगली दिखाई और लहजे को खूंखार बनाया गया। हाँ हाँ, फिर तो जो रात में होना है वो भी ना कर लें। वो फिर पटरी से उतर गया। अभी करीब जाता कि उसने छलांग मारकर दौड़ लगाई, मगर दिलदार ने झट से काबू कर ली। अरे यार, नहीं करता कुछ। आप अभी तो नीचे जाएंगी और मैं बाहर मैदान खाने में होऊंगा। रात को मिलेंगे, लेकिन पहले एक काम है। आप इंतजार करें, मैं कपड़े बदल कर आया। वो अलबेला को बेड पर बिठाकर चला गया। अगले आधे घंटे बाद वो बाकायदा दिखाने ही लाया था। ये हवेली की छत का मंजर था, जहां से पूरा नंबल नजर आता था। हरे भरे पहाड़ हल्की मीठी धूप में चमकते हुए दिल को भले लग रहे थे। मौसम भी सुहाना था। वो घूम घूम कर हर तरफ से नंबल की खूबसूरती निहार रही थी। दिलदार किसी लड़की से बात कर रहा था जो कैमरा में उसे कुछ दिखा रही थी। अलबेला लहंगे को दोनों हाथों से उठाए छत के किनारे आ गई। झुक कर नीचे नीचे को देखा तो गहरी खाई थी। सर अचानक घूमा, उसका बैलेंस बिगड़ा। इतने में पास खड़ी मुलाजमा ने थाम लिया। खानम। उसे मुलाजमा ने तो थाम लिया था, पर जल्लाद ने भी देख लिया। अलबेला के साथ मुलाजमा को अपनी शामत भी नजर आई। दिलदार तेजी से उसके करीब पहुंचा। क्या आप ठीक हैं? फिक्रमंदी से पूछते किनारे से दूर ले आया। उसने आहिस्ता से सर हिलाया, तब दिलदार ने रुख मुलाजमा की तरफ मोड़ा। किस लिए खड़ा किया था यहाँ? सख्त तरीन लबो लहजा ऊद के आता था। पता नहीं इस बंदे को दौरे पड़ते हैं। सरदार जी, गलती मेरी है। मैं ही उस तरफ निकल गई थी, इन्होंने मना किया था। वो झूठ बोल गए, जो दिलदार ने भी जान लिया। पर अभी मौका महल नहीं था बहस में बढ़ने का। नीचे सब मुंतजिर थे। इनका भी फोटो सेशन होना था। ठीक है, आए, सब तैयार है। वो उसे मखसूस जगह पर ले आया, जिधर से नंबल का नजारा और भी दिल फरेब था। अलबेला इस मंजर में फिर खो गई। चौंकी तो क्लिक की आवाज पर। गर्दन तेजी से घुमाई तो दो लड़कियां कैमरा संभाले उनका फोटो सेशन कर रही थी। उसने दिलदार को देखा, जो उसके देखने पर उसे खुद से करीब कर गया। हमारा फोटो सेशन है जो यहाँ होता तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारा जरूर हो, इसलिए ताउन करें आप भी। उसने झुककर सरगोशी में कहा। उसके बाद अलबेला की मर्जी के खिलाफ तरह तरह के पोज में तस्वीर बनाई गई। वो करीब आकर कोई गुस्ताखी की कोशिश करता तो वो उसकी कमर पे अपनी हरकत दोहरा देती। वो वो वक्ती बाज आ जाता, मगर आंखों में वार्निंग वाजे थी कि रात को बच के दिखाना। वो जानकर अनजान बनी रही। अब बस भी करें। एक घंटा बाद भी जब ये मरहला इख्तिताम को ना पहुंचा तो वो झुंझला गई। दिलदार ने एक आखिरी बोलकर उसे दोबारा खींच लिया। वो चीख कर बस कहने लगी बस कहने लगी तो दिलदार ने उसके होश ठिकाने लगाए। वो बेशर्म इंसान उसके लब अपने लबों से छूकर सेकंड में हट गया और फिर रुका नहीं, रफू चक्कर हो गया। उसे शर्मिंदगी से गर्दन उठाई, पर ये क्या, कोई था ही नहीं। वो कब किस तरह इंसान गायब करता है, पता क्यों नहीं चलता। बेहुदा आदमी। उसने लब रगड़ने चाहे, तब तीन चार मुलाजमा आ गई उसे नीचे ले जाने। अलबेला ने सर झटक कर कदम बढ़ाए। अहम इम्तिहान तो अभी बाकी था ना।
البیلا کو وہاں پہنچنے پر علم ہوا کہ یہ واقعی عام تقریب نہ تھی، عورتیں ہی عورتیں تھیں، الگ الگ رنگ و نسل سے۔ حیرت میں مبتلا کرنے والی بات یہ کہ ان میں ہندو برادری سے عورتیں بھی شامل تھیں۔ وہ تمام 10-12 گاؤں چھوڑ کر رہنے والے تھے، پر دلدار خانزادہ کا راج 22 گاؤں پر تھا، تبھی سب لوگ اپنے سردار کی سردارنی دیکھنے پہنچے تھے۔ البیلا کے پہلے قدم نے زنان خانے میں پن ڈراپ سائلنس کی تھی۔ اس کا حسن سردار سائیں کے کہنے پر گھونگھٹ میں چھپا دیا گیا، پر پھر بھی اس نے تمام عورتوں کو رشک میں مبتلا کر دیا۔ اسے لا کر بٹھا دیا گیا، ایک ایک کر کے پہلے خاص خواتین آئیں، اسے شگن دیا، تحائف دیے اور دعائیں دیتی گئی۔ 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے، وہ گھونگھٹ میں سر جھکا کر ضبط کی حد پر پہنچتی رہی۔ عورتوں کی تعداد ختم نہ ہونے کو آئی، وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ تھوڑا پرسکون ہونے کی غرض سے پیچھے ٹیک لگا لی، جب ہی کانوں نے کچھ غلط سن لیا۔ زلیخا خانم، آپ نے بڑی جلدی کی سردار کی دلہن لانے میں، ہم تو خاصی دھوم دھام کی توقع لگائے بیٹھے تھے۔ کسی بڑی عمر کی عورت نے البلا کے سر پر ہاتھ پھیرتے زلیخا بیگم سے کہا۔ وہ جو کب کی جلی بیٹھی تھی، موقع ملتے ہی زہر اگلنا شروع کر دیا۔ سوچا تو ہم نے بھی یہی تھا، پر کیا کریں، مجبوری بن گئی۔ اس کا باپ مر گیا تھا، بیچاری بن ماں کی لڑکی کو ہم نے سہارا دے دیا، اپنا سونا سردار آمسی کو سونپنا پڑا۔ زلیخا بیگم نے زہر خون لہجے میں چھوٹا سا منہ بنا لیا، جیسے ان سے بڑا مظلوم کوئی نہ ہو۔ باپ کون تھا اس کا؟ اس کی ماں نظر نہیں آئی، عورت نے مزید ٹٹولا۔ وہ تحریم فاطمہ یاد ہے آپ کو؟ وہی اس کی ماں ہے، وہی ہے اس کی ماں۔ چھوٹا منہ بڑی بات کہنے لگی ہوں، جس طرح اس کی ماں نے ہمارے زاوی کو قابو کیا تھا، ٹھیک اسی طرح اس نے ہمارے بھولے بھالے سردار کو قابو کر لیا۔ اب کیا کہیں، بیٹی ماں پہ نہیں تو کس پہ جائے گی بھلا؟ انداز میں شدید افسوس۔ البیلا کی حد یہیں پر ختم ہوئی تھی۔ اس نے گھونگھٹ پلٹا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں ایسا کہنے کی؟ آپ ہوتی کون ہے کسی کا کردار جج کرنے والی؟ اس کی چنگھاڑتی آواز کانوں کے پردے پھاڑنے والی تھی۔ خاموش ہو کر سب اسے دیکھنے لگیں۔ میری ماں عزت دار خاتون ہے، اس حویلی کی خانم ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو سن لے، میں داؤد خان کی پوتی اور زاور خان کی بیٹی البیلا خان زادی ہوں۔ اس نے گھوم کر ایک ایک سے چیخ کر کہا۔ اور یہ شادی کوئی رحم کھا کر نہیں کی انہوں نے، بلکہ یہ زلیخا بیگم کے بیٹے نے میرے باپ کا قتل کیا ہے، اس لیے یہ لوگ خون بہا میں مجھے لانے پر مجبور ہوئے ہیں میری منشا پر۔ یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، فریب تولتی ہے، میری ماں کو اس کا حق کبھی نہیں لینے دیا، اب یہ میرا حق بھی کھانا چاہتی ہے۔ زلیخا بیگم کو شدید آگ لگی اس کی آخری بات سے، پر نہیں کچھ کہہ کر کام نہیں بگاڑنا تھا، یہی تو اچھا موقع ہاتھ لگا تھا۔ بیٹا تم غلط سمجھ رہی ہو، لگتا تمہاری ماں نے یہ زہر تمہارے اندر بھرا ہے، ہم تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مکاری سے کہتی قریب آ کر اس کا بازو تھام گئی۔ اپنی اداکاری بند کرو زلیخا بیگم۔ البیلا نے جھٹکے سے بازو چھڑایا، جس کے بعد سب نے دیکھا زلیخا بیگم منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اماں! نرمین زور سے ماں کو پکارتی آئی۔ عورتوں نے مل کر زلیخا بیگم کے بے ہوش وجود کو اٹھایا۔ البیلا کے غصے کی شدت سے کانپتے وجود پر طرح طرح کی نظریں ٹکی تھیں، پر وہ حیران سی زلیخا بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ اس سے ہوا؟ بڑا سا سوالیہ نشان۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور پڑھ لی ہو تو ریویو سے بتائے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں،
اور جو کہا ہے اچھا سا کمنٹ کر کے بتائیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ پہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.